नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले जनसुराज के सूत्रधार या यूं कहें जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर अपनी जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के बाद जीत का दावा करते हुए जिस तरह से प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के गले सूखते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में क्या एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भूमिका अदा करने वाले प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने के बाद जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर भूमिका अदा करने के बाद अब चुनावी दंगल में जिस तरह से प्रशांत किशोर कूदते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या उनकी राजनीतिक पारी उनके लिए कोई एक अच्छा संकेत लेकर आएगी? क्या इन उपचुनाव में एक भी सीट यहां प्रशांत किशोर के पाले में जाती हुई नजर आएगी? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल मनीष, और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पूरे बिहार को साधने का प्रयास किया है, लगातार पद यात्रा की है, लगातार लोगों से मिले हैं, जनसंपर्क किया है और उसके बाद कहीं जाकर 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के मौके पर अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट किया है जनसुराज पार्टी के नाम से। अब यहाँ पर जो बड़ा सवाल उठ के आता है कि आने वाले दिनों में जब उपचुनाव होंगे और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है, तो क्या उनके हक में कोई सीट आ सकती है या फिर अपने आप को ट्राई करने के लिए उन्होंने इन 3-4 सीटों के ऊपर प्रत्याशी उतारे हैं। अब यहाँ से बड़ी भूमिका उनकी बनती हुई नजर आई, क्योंकि देखिए अब तक तो आप लोगों के बीच गए, बातचीत की, बहुत सारे लोग आपके साथ में आए भी, लेकिन जो आए हुए लोग हैं क्या वोटों में तब्दील हो पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न बन रहा है। और साथ में प्रशांत किशोर, आपने सही कहा शुरू में कि रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ में उन्होंने काम किया। उन्होंने बीजेपी के साथ में काम किया, ममता बनर्जी के साथ में काम किया है, नीतीश कुमार के साथ में काम किया, यानी कि सभी दल जो बड़े बड़े हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी जिस तरह से वो एजेंसी चलाते हैं उसका उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया है और जिन जिन के साथ में काम किया है उनको सफलता भी मिली है। आपको याद होना चाहिए कि ममता बनर्जी जब बंगाल चुनाव हो रहे थे उस समय भी ये कहा गया कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत पाएंगी, तो यही प्रशांत किशोर थे, लगातार बीजेपी में तंज कस रहे थे, अपने सर्वे का हवाला दे रहे थे कि 200 से ज़्यादा सीटें वो कह सकते हैं कि टीएमसी के लिए आती हुई देख रहे हैं और वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रणनीतिकार तो बेहतर हैं, रिसर्च बेहतर होता है, उनका समझ बेहतर होती है, लेकिन क्या इन सब चीज़ों के ऊपर जनता उनको वोट देती हुई नजर आएगी? क्योंकि अब उनका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है, स्कूल का बस्ता बैग, वो अपने आप में एक रिप्रेजेंट कर सकता है कि भाई जिस तरह से वो शिक्षा को लेकर लगातार बात कर रहे थे, वो शिक्षा को कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नया आयाम उनके इस चुनाव चिन्ह की वजह से मिल सकता है और बात अपनी रखते हुए नजर आ सकते हैं कि देखिए जो हम चाहते थे, जिस तरह की चीज़ों को हम रखना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं हमें मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन वही सवाल की जो जातिगत समीकरण है उसको साधने में भी क्या कामयाब हो पाएंगे? आप देखिए, अभी भी अगर देखें तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो दलित हैं जी, इसके अलावा 40 मुस्लिमों को वोट देने की बात, वो सीट देने की बात करते हैं, 40 महिलाओं को सीट देने की बात करते हैं, यानी कि वो भी समझ पा रहे हैं कि जातिगत समीकरण किस तरह से साधना है। इसके बाद कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 2,000 रुपये जो बुजुर्ग हैं उनको दिया करेंगे। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो लगातार वो जिनके जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में एक रूपरेखा बिहार की रच रहे हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो कम से कम बिहार की जो छवि अब तक रही है बीमारू राज्य की, उसको बदलने के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे। और ऐसे में क्या अब लोग उनके इन जो वायदे हैं इसके ऊपर विश्वास कर पाते हैं? क्या लोग वाकई सपोर्ट करते हैं? ये आने वाले दिनों में देखने की वाली बात हुई, क्योंकि 4 सीटों के ऊपर चुनाव है। इन 4 सीटों में अगर उनका मत प्रतिशत भी बेहतर रहा तब भी आप ये मानकर चलिए कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कई सीटें ऐसी होंगी जहां पर प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रह सकती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का जो परिणाम निकल कर आएगा उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव का जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में प्रशांत किशोर, जो कि एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर लंबे समय से तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े रहे, उनकी चुनावी रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आए हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों को उनके चुनावी रणनीति
राजनीति से कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आया, सरकारें बनती हुई नजर आई। अब ऐसे में क्या एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी सेवाएं देते हुए नजर आए, तो क्या बिहार की राजनीति को साधने के लिए जिस तरह से उन्होंने 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, उसमें यहाँ पर कोई बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि यहाँ पर उनको चुनाव चिन्ह मिलता हुआ नजर आया, स्कूल का बस्ता, शिक्षा की बात करते हुए लंबे समय से प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं और ऐसे में बिहार की सरकार को और लालू प्रसाद यादव को यहाँ पर घेरते हुए नजर आए हैं। बिहार के अंदर शिक्षा, बेरोजगारी और महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर तो सर अगर देखा जाए तो जिस तरह के मुद्दे यहाँ पर प्रशांत किशोर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो ज्यादातर ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता की रोजाना की जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या लगता है, क्या एक बेहतर राजनेता इन मुद्दों को लेकर बनते हुए प्रशांत किशोर नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरह से शिक्षा को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं को 40% यहाँ पर अपनी पार्टी के अंदर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं कि 40 महिलाओं के प्रत्याशी उतारेंगे विधानसभा चुनाव में, मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने की बात करते हैं। तो क्या लगता है, क्या MY समीकरण जो कि नीतीश और लालू का जो समीकरण माना जाता है, उसको भी यहाँ पर ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे? देखिए मनीष, अभी दावे करना तो बहुत आसान है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारे पास में इतनी सीटें आ रही हैं, हम ये समीकरण लेकर जा रहे हैं। देखिए मैं फिर कहूँगा कि अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। और देखिए JDU हो, BJP हो, कांग्रेस हो, इसके अलावा चिराग पासवान हो, तमाम ऐसे दल हैं जो कह सकते हैं कि सालों से राजनीति करते चले आ रहे हैं, 20-20, 30-30, 40-40 सालों से लगातार दलों में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको एकदम से उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं होने वाला। और चूंकि मैंने जातिगत समीकरण की बात आपसे की थी शुरू में, उसको साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। और आपने खुद भी MY समीकरण का बात की, तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को भी लग रहा है कि अगर जातिगत समीकरण से अगर परे हम गए तो यहाँ हमें कुछ बहुत हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए जातिगत जो समीकरण को समझते हुए उनको कह सकते हैं उनके बारे में जान समझ के हम कोई प्रत्याशी ऐसे उतारेंगे ताकि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और देखिए पहला चुनाव है, अब ऐसे में हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर उनका इतना वोट है, यहाँ पर उनका इतना वोट है। अभी तो उनको ट्राई करना है, जाना है, फिर उनको पता लगेगा कि भाई इस सीट के ऊपर हमारे इतने अगर वोट मिले हैं तो हम इनको इतने कैसे कर सकते हैं, या हमें अगर इतने वोट मिले हैं तो हम इनमें जीत के लिए जो हमारा वक्त इतने कम रहेगा इनको हम कैसे प्लस कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन होगा ये चुनाव के बाद ही होता हुआ नजर आएगा। और देखिए अभी चुनाव से पहले हर एक जो दल है, हर एक जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीता हुआ नजर आता है। किसी से भी आप बात करिए, चाहे निर्दलीय हो चाहे पार्टी से हो, कि भाई आप चुनाव में कैसा आपका रहने वाला, वो कहेगा मैं जीतने वाला हूँ। तो ये दावे हर एक कोई करना चाहता है, अपने दुकान के पकवान कोई भी खराब नहीं बताता, सब उसको बेहतर बताते हैं। और यही कुछ जो है प्रशांत किशोर भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कैलकुलेशन वो बना रहे हैं कि पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा और पूर्ण बहुमत के बाद ही वो सरकार में आएंगे, किसी से कोई गठजोड़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये सब दावे आप देखिए, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की जब पार्टी उतरी थी तो पहले चुनाव में ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसी कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार भी बना लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि हम इस पोजीशन पे हैं कि किसी के साथ शामिल होकर सरकार में जा सकते हैं, तो आप इस तरह का फैसला करते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई, कितने उनमें कह सकते हैं दम रखते हैं, वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। और दूसरी बात की संख्या बल क्या होने वाला है उनके पास, क्योंकि जो विधायक जीत कर आएंगे, जो लोग जीत कर आएंगे, उनकी संख्या कितनी होने वाली, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, सभी लोग दावे कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में, हम पूर्ण बहुमत में, हम पूर्ण बहुमत में, लेकिन जब चुनाव होगा, लोग मतदान करेंगे, उसका नतीजे सामने आएंगे, परिणाम सामने आएंगे, तब आप ये कह सकते हो कि भाई हाँ, इस दल को इतना अगर मिला है तो क्या वाकई में ये पावर में आने के हकदार थे या बाकी पावर में आने के हकदार हैं। और कुछ सीटें अगर कम भी रहती हैं तो गठजोड़ के जरिए इनको जो सत्ता में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी सब हवाई अपने महल बना रहे हैं। ऐसे प्रशांत किशोर भी लगातार लगे हुए हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शराबबंदी हटाने की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, बिहार को एक आला राज्य बनाने की बात करते हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इन पर विश्वास जनता कितना करती है आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में मनीष, ये हमें देखने वाली बात होने वाली है। जी बिल्कुल। तब ऐसे में बिहार के अंदर प्रशांत किशोर राजनीतिक मैदान में उतर तो गए हैं, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। उपचुनाव का माहौल फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव में किस तरह से जनसुराज प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल तमाम यहाँ पर बिहार की राजनीति में उठता हुआ नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें इस वक्त जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर हैं, उनकी पार्टियों के प्रत्याशियों पर हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां प्रशांत
प्रशांत किशोर पर निगाहें टिकाए हुए हैं और ऐसे में अब प्रशांत किशोर के लिए उपचुनाव वाला माहौल किस तरह से उनके फेवर में जाता हुआ नजर आएगा या उनके अगेंस्ट जाता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है उसको बनाने में यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को मदद मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।